मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चलो देखो बेटा, इधर ध्यान दो। ये आज का टॉपिक है अपना एमटीपी करके। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस टॉपिक में पढ़ना क्या है? इस टॉपिक में पढ़ना ये है, काय झालं? समोर आहे ना इथे? तुम्ही दोघे समोर या इथे। हा बेंच खाली आहे इथे। लास्ट तुम दोनों। नहीं आना? बैठो उधर ही। सिर्फ बातें मत करना अभी। गोष्टी नाही करायच्या, कळलं? एमटीपी मेरा बहुत डिस्टर्ब करते हैं। एक दो तीन और तू श्रेयस, चारों रुकना तुम मैच के बाद। तेरा भी नाम शामिल था इसमें बातें करने में। कुछ मत बोल फिलहाल, मैं बोलूंगा मैच के बाद। तब तक ध्यान दो इधर। सर इसका सिंपल मीनिंग है एबॉर्शन। एबॉर्शन। अब एबॉर्शन क्यों करना पड़ता है, अलग अलग कारण है, लेकिन मैंने बोला वो सब लीगल होता है, इलीगल कुछ नहीं होता। इलीगल अगर एबॉर्शन होता है उसको जेल जाना पड़ेगा, लाइसेंस कैंसिल होगा, 7 ईयर की जेल है। लाइसेंस के अलग कैंसिल अलग से, जुर्माना अलग से। ओके। ये जो एबॉर्शन होता है ये नेचुरल नहीं होता, ये जानबूझ के किया हुआ एबॉर्शन है। नेचुरली एबॉर्शन अलग होता है। प्रेगनेंसी में कहीं हादसा हुआ, कुछ हार्मोन्स कमी हो गई तो एबॉर्शन होना, बच्चा निकल जाना, फिसल जाना, वो अलग बात है। प्रोजेस्टेरॉन अप एंड डाउन हुआ, वो अलग बात है। ये इंटेंशनली किया गया, ये जानबूझ के एबॉर्शन किया गया, तो इसे कहते हैं बेटा इंड्यूस एबॉर्शन। इंड्यूस का मतलब जानबूझ के किया गया, दैट इज कॉल्ड एमटीपी। उन्होंने एक रिकॉर्ड बताया है, हर साल 45 से लेके 50 मिलियंस एमटीपी होते हैं पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया में इतने एमटीपीज होते हैं, एबॉर्शन होते हैं हर साल। मतलब बेटा इसका रेशियो है 1/5। सॉरी 1/5 क्या है, अगर 5 प्रेगनेंसी है, मतलब अगर 5 फीमेल प्रेग्नेंट है उसमें से एक फीमेल एबॉर्शन करती है। 5 फीमेल अगर प्रेग्नेंट है, 5 प्रेगनेंसी केस में एक का एबॉर्शन होता है, इसको बोलते हैं 1/5। समझ में आया? अब सर ये क्यों करते हैं, कारण क्या है? कारण तो पहले उन्होंने ये बोला है कि एमटीपी जो होता है ये डिक्रीज करेगा पॉपुलेशन को। हाँ बात सही है उनकी, एबॉर्शन से ऑब्वियसली पॉपुलेशन घटेगा। Many countries have not legalized the MTP due to the emotional, ethical, religious and social issue. किसी किसी कंट्री ने एबॉर्शन पे बैन किया है, मतलब अलाउड ही नहीं है। इंडिया में अलाउड है, वो भी लीगली, लेकिन किसी कंट्री में अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वहां पे अलग अलग चीजें जुड़ी है। इमोशनल जुड़ा है, इथिकल इश्यूज है, रिलीजियस इशू है, सोशल इशू है। गॉट इट? ये जो एमटीपी का कंसेप्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये कब आया? पिक कर लो। ये 1971 में आया, कुछ प्रोटोकॉल के साथ आया। ऐसा नहीं कि एमटीपी कर लो, ऐसा नहीं है। कुछ नियम आया उसके साथ में, कुछ रूल्स आए उसके साथ में, वो रूल्स फॉलो करना पड़ता है गायनेकोलॉजिस्ट को। 1970 में ये रूल आया बेटा, एमटीपी का रूल आया, ताकि ताकि इलीगल पे बैन रहे, हाईवे बैन रहे। राजस्थान और हरियाणा दोनों स्टेट में बहुत कंपल्सरी, मतलब इतना रूल वहां का डेंजर है, क्योंकि जब रेशो निकाला गया था एक वक्त, तो ऐसा पाया गया था
कि हरियाणा में फीमेल कम कम होती जा रही है और राजस्थान में भी फीमेल कम कम होती जा रही है। कारण क्या है? कारण है फीमेल फोर्टिसाइड, मतलब स्त्री भ्रूण हत्या। व्हाट इज फीमेल फोर्टिसाइड? इसका मतलब है जब वो बच्ची माँ के पेट में होती है तभी उसको मार देते थे, और उसके लिए वो करते थे सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब आने वाला जो बेबी है वो लड़का है कि लड़की है पहले से वो चेक करते थे, और इसमें डॉक्टर उनकी हेल्प करते थे इलीगली, और उससे चार्ज लेते थे, पैसा लेते थे। अब उनको पता चला कि आने वाली लड़की है तो उसको मार देते थे। इस तरह वो रेशो कम होते गया। तो वहां तो बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल है इनका, इस दो स्टेट में। इवन तो पंजाब में भी फिलहाल ये रेशो, मतलब गर्ल्स का रेशो कम हुआ था। तो बेटा ये इलीगली ना हो, इसीलिए इसको रूल को बनाया गया 1971। अब ये एक्ट बन गया, मतलब कोर्ट कचहरी कानून सब आ गए इसमें। ओके, यू नो फोर्टिसाइड, फीटस को मारना। सर ये क्यों होना चाहिए? एमटीपी क्यों होता है? ताकि उसमें जो प्रेगनेंसी है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी तो भी प्रेग्नेंट हो गए, इट इज अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये हो चुका है क्योंकि इंटरकोर्स के दौरान या फेल्यूर के दौरान कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, हमने बैरियर की बात किया था इसके पहले, बैरियर वो फेल हो गए। नेचुरल बैरियर आपने आज टॉपिक पढ़ा था ना, अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव है वो फेल हो गए, फेल हो गए तो जाइगोट बन गया, मतलब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी तो भी प्रेगनेंसी हो गई, दैट इज अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसके लिए फिर वो एमटीपी करवाते। दूसरा, रेप केस में भी एमटीपी अलाउड है, एबॉर्शन कर सकते हैं। गॉट इट? इट इज एसेंशियल इन केस ऑफ वेयर द continuation of the pregnancy could be harmful to the mother or to fetus or the both। कभी कभी ये इसलिए भी करवाते हैं कि अगर किसी फीमेल में कंटिन्यू प्रेगनेंसी रहा, कंटिन्यू, तुमको पता है इसके पहले फीमेल की मौत होती थी कंटिन्यू प्रेगनेंसी की वजह से। जैसे एक मदर को ही 6 बच्चे 7 बच्चे रहते थे, इट्स नॉट इजी थिंग, उसका यूट्रस पूरा खराब हो जाता है, और क्योंकि बार बार प्लासेंटा बन रहा है, यूट्रस को मौका नहीं मिल रहा उसको डेवलप करने का, तो कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, यूट्रेन कैंसर, क्योंकि एक बच्चा गया, दूसरा वहां पे प्लासेंटा बन रहा है, तो यूट्रस को चांस नहीं मिल रहा रीग्रोथ करने का, रेस्ट करने का, तो उस केस में फीमेल की मौत हो सकती है। इसलिए वो अगर डिसकंटिन्यू करना है तो प्रेगनेंसी रोकना पड़ेगा, इसलिए भी कुछ एमटीपी करवाते हैं ताकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना रहो, क्योंकि बच्चे को भी उससे खतरा है ना, मदर का तो है ही। एमटीपी कब तक करवा सकते हैं, मतलब एबॉर्शन कब तक करवा सकते हैं? तो इसका एक्चुअली ड्यूरेशन दिया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहले 3 महीने के अंदर, 12वें हफ्ते तक कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? क्योंकि 12वें हफ्ते तक बच्चा इतना ग्रोथ नहीं करता, तो उसको केमिकल के जरिए उसको, मतलब डेथ करवा, मार, अच्छा नहीं वर्ड, मार सकते करके डेथ करवा सकते हैं उसकी, ऐसे केमिकल्स के जरिए। एबॉर्शन के वक्त डॉक्टर कुछ डोज देते हैं, कुछ केमिकल्स देते हैं, कुछ मेडिसिन होती है वो खाना पड़ता है, और वो केमिकल्स पता है क्या करता है? एंडोमेट्रियम को डिस्टर्ब करता है। किसको? उससे बच्चा जो इम्प्लांट हुआ है वो नीचे गिर जाता है, ऐसा होता है। तो केमिकल ने क्या किया? केमिकल ने सीधा सीधा एंडोमेट्रियम को शेड आउट किया, मतलब गिराया। एंडोमेट्रियम गिरने का मतलब क्या है? बच्चा भी गिर जाएगा। समझ में आया तुमको? तो केमिकल का काम है दीवार को गिराओ, एंडोमेट्रियम को, ये 12वें हफ्ते तक। उसके लिए भी कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता इसको, उनके पास उनका सर्टिफिकेट चाहिए कि आपको परमिशन दी गई है एमटीपी की। ये तो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता, उनके पास उसका लाइसेंस चाहिए कि वो एमटीपी कर सकते। तो 12वें हफ्ते तक
एक डॉक्टर एमटीपी कर सकता है, लेकिन अगर वो बच्चा 6 महीने का हुआ, प्रेगनेंसी कितने महीने की होगी, 6 महीने की, तब अगर एमटीपी करवाना है तो फिर वहां पे 2 डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे रिस्क बढ़ जाता है, मदर का डेथ का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वो बच्चा अभी ग्रो हो चुका है, उसको केमिकल से मार नहीं सकते, उसको सर्जरी से निकालना पड़ता है। तो ऐसे केस में थोड़ा ऑपरेशन बड़ा होता है वो, तो वहां पे कितने प्रैक्टिशनर चाहिए, तो अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो, अदरवाइज अपने रूल के हिसाब से कितना है, 12th वीक, तो इतना रिस्क नहीं है। ये तो रिस्क बढ़ जाता है बेटा 6 महीने के कंडीशन में, बहुत ज्यादा लिखा है ना, सेकंड ट्राइमेस्टर इज वेरी रिस्की। प्रॉब्लम सिलेक्ट विद एमटीपी। एमटीपी के प्रॉब्लम क्या है, मेजर ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म इलीगली। राजस्थान के केस में, हरियाणा केस में और अलग अलग स्टेट्स, वहां पे डॉक्टर को पकड़ा गया है इलीगली एमटीपी करते वक्त, क्योंकि वो फीस चार्ज करते थे, लाइसेंस कैंसिल हुआ, 7 ईयर की जेल हो गई। उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, सब मोह माया, पैसे के पीछे भागे ना वो। तो डॉक्टर बने काय के लिए, पैसा कमाने के, पैसा तो आएगा ना, पैसा आएगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमा रही है, अलग ही बात। इलीगली हो रहा था, इसलिए एमटीपी करवा गया, मतलब रूल्स बनाए गए। मतलब शहर के बाहर एम्बुलेंस लेके जाना, हाँ, शहर के बाहर की जगह पे एम्बुलेंस लेके जाना, वहां पे वो एमटीपी करवाना, ये पूरा इलीगल है। तुमने देखा हॉस्पिटल में ऐसे बोर्ड लगे रहते, नोटिस बोर्ड लिखा रहता, देखा कभी? तुम जो हॉस्पिटल में जाते तो पढ़ते रहते का क्या क्या लिखा है इधर उधर, है ना? अब फ्यूचर का डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा ना क्या क्या लिखा है इधर तो। कोरोना के वक्त गए थे हॉस्पिटल में, क्या क्या लिखा था तो मास्क ही मास्क थे। हाँ, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको नाम, इसको टिक कर बेटा, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, सर ये कौन सी टेस्ट है बेटा? ये वो टेस्ट है जिससे पता चलेगा कि आने वाला बच्चा मेल है कि फीमेल है। ये टेस्ट क्यों करवाते हैं? आने वाला बच्चा मेल है कि फीमेल है, और ये इलीगल टेस्ट है। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा ये टेस्ट का फायदा क्या है और इसका लॉस क्या है। देख बेटा क्या होता है, मैंने आपको बोला था बच्चे के आजू बाजू में एक लिक्विड होता है, एमनियॉन करके बोला था। बच्चे के आजू बाजू में कौन सा लिक्विड? ये ब्लू कलर का लिक्विड है, नाम क्या है? और बेटा उस कैविटी का नाम क्या था? उस कैविटी का नाम क्या था? एमनियोटिक कैविटी। क्या नाम था? भूल गए क्या? एमनियॉन नाम पता है, कैविटी का नाम एमनियोटिक कैविटी। तो बेटा ये ब्लू कलर का लिक्विड है वो, इस लिक्विड को इस वाया इंजेक्शन निकाला जाता है, लिक्विड को निकालते हैं, और वो जो लिक्विड है उसका सैंपल टेस्ट होता है। वो जो लिक्विड बाहर निकाला गया है यहाँ से, इसको यहाँ चेक करवाते हैं, और लिक्विड से एक्चुअली चेक करवाते हैं कि कोई उसको क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे में कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है। तुमने एक बीमारी पढ़ी थी 10th में, डाउन सिंड्रोम, 10th में था कि 9th में था? हाँ, सीबीएसई में था क्या डाउन सिंड्रोम? नाम सुना है कहीं? स्टेट बोर्ड में था बेटा ये, सीबीएसई में नहीं था ये। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिकल बीमारी है, थोड़ा पेशेंट उसमें अलग दिखता है,
तो बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये चेक करवाने के लिए ये टेस्ट होती है। नाम क्या है? और इसी टेस्ट में और एक टेस्ट इलीगली भी हो सकती है, वो कौन सी है? एक्चुअली इस टेस्ट का मीनिंग अलग है। ये टेस्ट इसलिए होती है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है क्या, वो कोई डिफॉर्मिटी है क्या, मतलब अपंग है क्या, कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि वो जांचना जरूरी होता है। क्योंकि वो बोलना पड़ता है पेरेंट्स को कि तुम्हारे बच्चे को ये समस्या है, कंटिन्यू करना है कि डिसकंटिन्यू करना है, बताओ। एबॉर्शन करवाना है कि कंटिन्यू करना है। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में कंटिन्यू रहता था, कोई टेस्ट नहीं थी। तो फिर कुछ ऐसे बच्चे बनते थे जो थे मेंटली प्रॉब्लम में हो, वो ना हो, इसलिए टेस्ट होता है आजकल। उसमें से ये टेस्ट है जो चेक करेगा इज एनी जेनेटिकल प्रॉब्लम इज देयर और नॉट। अगर है प्रॉब्लम तो वो एबॉर्शन करवाते थे। समझ में आया? तो लेकिन इसी टेस्ट का गलत फायदा लेते हैं लोग। क्या करवाते हैं इस टेस्ट का यूज करके? हाँ, वो गलत बात है बेटा। ओके, ये लिक्विड है वो, एमनियॉन करके। सर ये लिक्विड में ऐसा क्या है जो पता चलेगा? बेटा इस लिक्विड में उस बच्चे के सेल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? सेल्स। ऐसे सेल्स रहते हैं उसमें, लिक्विड है तो सेल्स रहेंगे बच्चे के उसमें, जो फ्लोट होते रहते हैं। उसमें कौन से सेल रहते हैं लिक्विड में? हाँ, और डिजॉल्व सब्सटेंस। ये वो लिक्विड में रहता है, डिजॉल्व सब्सटेंस। और कौन? उससे वो जांच होती है कि इस बच्चे में प्रॉब्लम क्या है। प्रेगनेंसी के वक्त देखो, फादर की टेस्ट होती है एड्स की, मदर की टेस्ट होती है एड्स की। पहले इतना नहीं होता था, आज होता है। और किसी किसी लोगों को इतना टेस्ट भी नहीं पता। वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने इतने सारे टेस्ट लिख के दिए। बेटा वो ब्लड टेस्ट नहीं है, वो प्रेगनेंसी के टेस्ट है, करवाने पड़ते हैं। बहुत सारे टेस्ट है, हर महीने की टेस्ट भी होती है, और वो करना जरूरी है ताकि बच्चा जो निकले वो अच्छा निकले। समझ रहे हैं? या तो उसको जेनेटिकल प्रॉब्लम हुआ तो पूरी जिंदगी उसको पालना पड़ेगा, ये उसको भी प्रॉब्लम, तुमको भी प्रॉब्लम। ऐसा रहता है ये, समझा? और कभी कभी हैंडीकैप पर्सन भी रहते हैं, हैंडीकैप भी रहता है। कभी कभी आंखों की प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी कान की प्रॉब्लम भी रह सकती है, हर तरह की प्रॉब्लम रह सकती है। इसलिए बेटर है कि वो टेस्ट करो। एक नया पैराग्राफ है। कब आया पैराग्राफ? ईयर कब है ये? हाँ, 17। मतलब 17 में एक और कानून बनाया गया। पहला कानून कब बना था? पहला कानून कब बनाया गया था? 1970 वो बनाया था। ये है क्या लिखा हुआ, देखो एनसीईआरटी में? ये 2017। हाँ, है ना? ये पैराग्राफ पढ़ लो। है क्या बेटा? तो नहीं है तो जेरॉक्स निकाल लेना। उसी पे झगड़ा कर रहे हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब होता है उस फीमेल की डेथ, उस मदर की डेथ रोकने के लिए एक नया कानून बना। वापस एक नया कानून बना, उसमें और कुछ पॉइंट पॉइंट जो है वो ऐड हो गए। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब मदर की डेथ ये ना हो, इसलिए एमटीपी बनाया गया। मॉर्बिडिटी मतलब रिस्क, रिस्क ना बढ़े, रिस्क ना बढ़े। इतना समझ में आया? क्लियर है? टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम क्या था? एमटीपी। एक बार खुद पढ़ लो।
पढ़ लो बेटा, जो ना समझे पूछ लो। अगर 12वें हफ्ते तक एमटीपी करवाना है तो कितने डॉक्टर की जरूरत है? लेकिन अगर वो जा रहा है 24th वीक में, मतलब 6 महीने के लगभग या 5 महीने के भीतर, कितने प्रैक्टिसर चाहिए? क्योंकि वहां पे कंडीशन बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाती है। यहाँ पे एमटीपी खत्म हुआ, पढ़ लेना, आईएमपी है पैराग्राफ, एमटीपी करके। ये आपका पहला कंसेप्ट क्लियर है क्लियर? आगे बात करें अभी। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होने वाली बीमारी ड्यूरिंग इंटरकोर्स या ड्यूरिंग मेटिंग। अगर किसी पर्सन को एड्स है, किसी पर्सन को ऑलरेडी एचआईवी है, उस पर्सन के साथ दूसरे पर्सन की मेटिंग होती है तो इस पर्सन को भी एड्स होने के चांसेस है। समझ में आया? मतलब एक को जो सेक्सुअल बीमारी है वो दूसरे को चली जाना, इसे बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज, एसटीडी। एक पर्सन का सीमेन फीमेल में जाना, उस सीमेन में भी इंफेक्शन है, सीमेन से बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है, वजाइनल सिक्रीशन से भी बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। टॉपिक का नाम क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज। ये शरीर पे आने वाले फोड़े हैं रेडिश कलर के, ऐसा होता है सिम्टम्स। डॉक्टर का जो प्रैक्टिस है वो सिम्टम्स पे ही डिपेंड करता है। अब वो रेड कलर का जो स्पॉट है उसका कारण क्या है, बैक्टीरिया कौन सा है, वायरस कौन सा है, ये सिम्टम जिस डॉक्टर ने पहचान लिया वो रहा सक्सेसफुल डॉक्टर। क्योंकि आपको पता है सिम्टम्स को देख के तुम मेडिसिन लिखते हो। कभी कभी ऐसा होता है सिम्टम्स रहता है अलग बीमारी का, डॉक्टर लिखते मेडिसिन अलग बीमारी की, जो ना है वो हो जाता है उसको। होते नहीं एलर्जी? तो सिम्टम्स को परखना शुरू करो। ये है सिम्टम्स, रेड स्पॉट्स। खाना खा लिया तुमने? कुछ बच्चे अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर को गए थे अभी, सो मतलब लास्ट ईयर की बात, अभी तो एडमिशन बाकी है। तो जहाँ पे उनको प्रैक्टिकल्स जो है वो करवाने पड़ते हैं, बॉडी टेस्ट करनी पड़ती है। तो मैंने ऐसे पूछ लिया बच्चों से क्या है कैसा है, तो बोल रहे सर हम टिफिन पहले ही खा लेते हैं बॉडी हैंडल करने के पहले। अब इनको इतनी आदत हो गई है कि वो जहाँ पे वो पोस्टमार्टम है या बॉडी का डिसेक्शन होता है वहीं पे टिफिन खाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वो आंखें मर गई उनकी। क्या मर गई? कोई लगता नहीं उनको, अभी डर नहीं है, डर जो था वो निकल गया। हार्डली इनिशियली पहले 2 हफ्ते में वो डर लगता है, बाद में डर निकल जाता है। आप ये सोचो जो पोस्टमार्टम करते होंगे उनको कितना डर निकल गया उनका। हाँ, देखो ये सर जो डिसीज है इनके अलग अलग नाम है। इनका पहला नाम है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज, दूसरा नाम है इन्फेक्शन, तीसरा नाम है मिनरल डिसीज। देख बेटा क्या नाम है इनका? मिनरल डिसीज। इनका लास्ट नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। जैसे एक इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक का नाम क्या है? जो बीमारी कहाँ होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में। वैसा ही ये बीमारी टेस्टिस में होती है, ये वजाना में होती है, यूट्रस में होती है, या पेल्विक गर्डल वाले एरिया में होती है।
कौन सा गर्डल? बीमारी उस जगह पे हो जाती है ग्रॉइन वाले एरिया में, ग्रॉइन का मतलब है MRS FRS, उस जगह पे होती है बीमारी, इसलिए इसका नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। क्या नाम है? बीमारी की लोकेशन है MRS और FRS। तो इसमें कुछ बीमारियां है वो एक बार टिक कर लो। है क्या एनसीईआरटी में बीमारियां? पहली गोनोरिया, दूसरा सिफिलिस, जीनेटल हर्प्स, क्लैमिडियासिस, जीनेटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। HIV से एड्स होता है। सिफिलिस ऐसी है बेटा, फोड़े आते हैं छोटे छोटे रेडिश कलर के, सिफिलिस। गोनोरिया का मतलब होता है जो अपना टॉन्सिल्स है वो कुछ फूल जाते हैं, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम आ चुकी है, रेडिश कलर के, सॉरी व्हाइट कलर के स्पॉट्स आते हैं यहाँ पे टॉन्सिल्स में। उसके बाद में जेनेटल वॉर्ट्स, स्किन पे व्हाइटिश कलर के स्पॉट्स आते हैं स्किन पे, स्पेशली जहाँ पे MRS का एरिया है उस जगह पे। और जेनेटल हर्पीज भी लगभग उसी तरह है। मैं आपको लिख के दूंगा ये वायरस की बीमारी है कि बैक्टीरियल बीमारी है। ओके, तो पहले आप बीमारी के नाम देख लो। हो गया बेटा? हो गया? हाँ, एक काम करो अभी, ये बैक्टीरियल है कि वायरल है उसे भी लिख लो। गोनोरिया बैक्टीरियल है, सिफिलिस बैक्टीरियल है, उसके बाद में क्लैमिडियासिस बैक्टीरियल है, क्लैमिडियासिस बैक्टीरियल है। हो गया? जीनेटल हर्पेज वायरल है, जीनेटल वॉर्ड्स वायरल है, हेपेटाइटिस बी कौन सी होगी बेटा? वायरल है, हेपेटाइटिस बी वायरल है। HIV कौन सी है? वायरल है। और सर ये बीमारी कौन सी है? ट्राइकोमोनियासिस, ये होती है प्रोटिस्टा से, प्रोटोजोन से। नाम सुना है प्रोटोजोन? प्रोटोजोन नाम सुना है ना, प्रोटिस्टा में, उससे होती है बीमारी, प्रोटोजोन से होती है बीमारी। जैसे प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन था वैसा ही। ओके बेटा, हो गया इतना? हाँ सर, समझ में आया। सर बीमारी हुई कैसे ये? बेटा बीमारी जो होती है, स्पेशली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, वायरल बीमारी, हेपेटाइटिस बी वायरस की बीमारी है, HIV वायरस की बीमारी है। ये होती है किसी पर्सन को अगर बीमारी ऑलरेडी है, किसी पर्सन को बीमारी है और उस पर्सन का, जैसे कि तुमने, जैसे कि ब्लेड्स है, शेविंग ब्लेड्स, वो शेयर किया, या डॉक्टर ने पहले इसको इंजेक्शन लगाया और सेम इंजेक्शन दूसरे को लगाया वाया निडल्स, बीमारी होने के चांसेस है। और वो मेट्रो सिटीज में ऐसे ही होता है, जैसे कि ड्रग्स लेने का एक अलग ही वहाँ पे ट्रेंड है, वो एक ही निडल को शेयर करते हैं। जैसे इसने ड्रग्स लिया, सेम इंजेक्शन दूसरे ने लिया, तीसरे ने लिया, पूरा ग्रुप इंजेक्शन ले लेता है, सेम इंजेक्शन ड्रग्स को। गॉट इट? बीमारी के चांसेस ज्यादा है। तो सर ये बीमारी ऐसे फैलेगी। दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पता है ब्लड डोनेट करने के पहले उस पेशेंट को चेक किया था उसको एड्स है कि नहीं है, बराबर है? क्योंकि एड्स का पेशेंट ब्लड दे सकता है क्या? नहीं, बीमार हो जाएगा दूसरा। और मदर से बच्चे को होने के चांसेस है। अगर मदर को HIV है, मदर को HIV है तो बच्चे को HIV कंपलसरी होगा, क्योंकि मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने? HIV का विषाणु प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है, प्लासेंटा क्रॉस करेगा वो। हाँ, ये जिस मदर को HIV है उस मदर को भी एबॉर्शन करना पड़ता है बच्चे का कंपलसरी, तो उसको बीमारी होगी। ओके सर, अब मैं जितना बोलूं उतना टिक करो, IMP करो। 2 बार PYQ आ चुका है।
बीमारी कौन सी है जो ठीक नहीं हो सकती? बीमारी ये है बेटा, हेपेटाइटिस बी, जीनेटल हर्पीज और HIV, ये ठीक नहीं हो सकती, ये क्यूरेबल नहीं है। टिक करो उसको, ये 3 डिसीज क्यूरेबल नहीं है। बाकी तुम टिक कर सकते। तुमने इसके पहले जो नाम टिक किया ना बेटा, वो सारी बीमारी ठीक हो सकती है, सिर्फ ये ठीक नहीं हो सकती। रिपीट करो, विच डिसऑर्डर नॉट क्यूरेबल? ये क्यूरेबल नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिम्टम्स देखिएगा, ये अर्ली सिम्टम्स है, ये अर्ली सिम्टम्स है। इसको अगर ठीक नहीं किया तो और सिम्टम्स आते हैं बाद में, और तो और खतरनाक होते हैं उससे। ये अर्ली सिम्टम्स है, जैसे इचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, फ्लूइड बाहर निकलता है, थोड़ा दर्द होना, पेन होना, स्वेलिंग होना, ये सब होता है जीनेटल एरिया में, मतलब MRS हो या FRS हो, इस एरिया में होता है ये सब कुछ, इचिंग वगैरह। अगर हमने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, हमने लापरवाही की, तो बीमारी और बढ़ सकती है। ये बीमारी अगर इतनी बढ़ गई है तो और बीमारी मतलब सिम्टम्स आएंगे। सर कौन से? अगर हमने ऑन टाइम एक्शन नहीं लिया तो ये खतरा बढ़ के और बीमारी होगी। सर कौन सी? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होगा, मतलब जितना पेल्विक गर्डल है वो पूरा स्वेल होगा। कौन स्वेल होगा? पेल्विक एरिया। ये पेल्विक गर्डल स्वेलिंग में चला जाएगा अगर हमने बीमारी ठीक नहीं की तो। दूसरा, एबॉर्शन करना पड़ेगा बच्चे का, कंपलसरी, क्योंकि वो सीधा बीमारी बच्चे में जाएगी। मतलब बीमारी तुमको थी और डायरेक्टली कहाँ गई? यूट्रस में बीमारी थी ना, वो कहाँ गई? बच्चे में, एबॉर्शन करना पड़ेगा। स्टील बर्थ का मीनिंग जानते हैं आप? प्रेगनेंसी में ही बच्चा यूट्रस में मर जाता है, प्रेगनेंसी में ही बच्चा यूट्रस में मर जाता है, तो क्या बोलते हैं अपन? स्टील बर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस, ये शब्द मैंने इसके पहले बोला था, वो जोना पेलुसड़ा का शब्द था। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं होती, किसी और जगह हो जाती है, कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है। नाम क्या इसका? हाँ, इनफर्टिलिटी, पता है ना? अगर ये बीमारी ठीक नहीं किया तो वो जो फीमेल है वो कभी मां नहीं बन सकती, वो स्टेराइल हो जाती है। यू नो व्हाट इज स्टेराइल? एक होता है फर्टाइल, एक होता है स्टेराइल। व्हाट इज स्टेराइल? अब वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, यूट्रस काम से गया जा चुका है, ऐसा होता है। या कभी कभी यूट्रस को क्या हो जाता है, अगर बीमारी ऑन टाइम ठीक नहीं की तो। इसलिए इसके जो पहले पढ़ाए ना मैंने, ये वाले, ये अर्ली सिम्टम्स है। क्या है ये? और ये है नेक्स्ट सिम्टम्स, लेटर सिम्टम्स है ये। आपको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो हाँ, देखो बेटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कहाँ हो गई? फैलोपियन ट्यूब में, दिख रहा है एम्ब्रियो यहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। देख पा रहे पेल्विक एरिया कितना स्वेल हुआ? ये स्वेलिंग है पेल्विक एरिया में, ऐसा एरिया नहीं रहता, ये पूरा स्वेल हो चुका है। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन दिया है, अगर बीमारी से रोकना है तो क्या करना होगा सर? ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू एसटीडीज, दीज आर वेरी हाई। ये किन पर्सन में होने के ज्यादा चांसेस है? ईयर लिखा है, देख लो, टिक कर लो, कौन से एज में होने के चांसेस ज्यादा है? 15 to 24 तक। ठीक है, हो गया ये। आपको मैंने अब दो कंसेप्ट पढ़ाया आज। पहला कंसेप्ट क्या था? वो MTP। क्या था MTP?
जानबूझ के एबॉर्शन करवाना, उसके दो नियम बने थे। पहला नियम कब बना, दूसरा कब बना, और एमटीपी क्यों होनी चाहिए, कौन कौन करता है, वो सब लिखा है वहां पे, पढ़ लेना तुम। वो टेस्ट का नाम क्या है जिससे अपन सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो डॉक्टर पहले करते थे, एमनियोसेंटेसिस। और दूसरा क्या बोला हमने, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज। उसमें 3 बीमारियां हैं जो कभी ठीक नहीं होगी, और बाकी ठीक हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको ग्रुप पे एक लिस्ट भेजूंगा जिसमें एक तरफ बीमारी लिखी है और एक तरफ बैक्टीरिया का नाम लिखा है, वायरस का नाम लिखा है। अब फिलहाल तो मैंने क्या बोला, जैसे गोनोरिया, गोनोरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, नाम बोला का बैक्टीरिया का मैंने। तो एक लिस्ट भेजूंगा मैं जिसमें बीमारी के नाम, इट इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियन वायरस, उसके नाम सब लिखे होंगे। वो आईएमपी है, पढ़ लेना वो। ओके, पेपर तो लाए थे मैंने। उस वर्कबुक में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नहीं था क्या? हाँ ना? हाँ,